दफा जो दफा। सोनीपत के खरखौदा अनाज मंडी में विकास रैली का आयोजन। सीएम नायब सिंह सैनी ने की सभा को संबोधित, कहा हमारी सरकार योजनाओं पर गति से कर रही काम। रतिया के गांव ब्राह्मणवाला में ग्राम पंचायत का बड़ा फैसला, युवा नहीं कर सकते गांव की बहु बेटियों से शादी, नैतिक मूल्यों की बचाव को लेकर लिया गया फैसला। गुरुग्राम में दिखा तेज रफ्तार ट्रक का कहर, साइकिल सवार को कुचला, मौके पर हुई साइकिल सवार की मौत, हादसे के बाद ट्रक चालक फरार। कड़ाके की ठंड की चपेट में हरियाणा, जुलाना में ठंड बढ़ने से कांपे लोग, घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी लगभग शून्य है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का खास खबर में स्वागत है। हरियाणा में सोमवार सुबह मौसम ने लोगों की मुश्किलों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। बात करें सोनीपत, पानीपत और कुरुक्षेत्र, भिवानी, फतेहाबाद की, तो यहां दर्जन भर जिलों में घना कोहरा छाया रहा। कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम रही, जिसके कारण सड़क यातायात प्रभावित हुआ। आईएमडी ने स्थिति को देखते हुए प्रदेश के 5 जिलों में कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में कोहरा छाने लगा था, जो सुबह होते होते घना हो गया और कई स्थानों पर विजिबिलिटी 0 से 20 मीटर तक सिमट गई है। इसे देखते हुए प्रशासन ने वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर धीमी गति से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की एडवाइजरी जारी की है और इसके साथ ही शीतलहर को लेकर भी चेतावनी दी गई। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार 31 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच हरियाणा का मौसम का मिजाज बदलने वाला है। आपको बताते चले कि इस दौरान हल्की से मध्यम बारिश, कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी की भी संभावना है और वहीं उत्तरी जिलों में 1-2 जगह पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। 31 दिसंबर की रात से बदलाव शुरू होगा। 1 जनवरी की आज सुबह से हरियाणा एनसीआर के 60 से 70% इलाकों में बारिश और बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आपको बताते चले कि हमारे साथ में 2 संवाददाता जुड़े हुए हैं, जो कि ओपी शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरा पहला सवाल ओपी शर्मा आपसे, देखा जाए तो लगातार विजिबिलिटी जो है वो कम होती हुई नजर आ रही है। ओपी चंडीगढ़ का क्या स्थिति बनी हुई है? इसके बाद पिहोवा के यज्ञादत्त शास्त्री भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओपी शर्मा, मेरा सवाल आपसे है। अगर हम पूरे उत्तर भारत की, खासकर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर या फिर उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों की बात करें तो ये काफी ठंड का जो प्रकोप देखने को मिलेगा। आमतौर पर इस वक्त सर्दी का मौसम भी होता है और भले ही जो तेज ठंड की वजह से कहीं ना कहीं जनजीवन जो है प्रभावित हो रहा है, लेकिन किसानों के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि क्योंकि इस वक्त जो गेहूं और सरसों की जो फसल है, जो हमारे देश की एक बुनियादी जरूरतों में से एक है, उस फसल को पैदा होने के लिए इस सर्दी का होना भी बहुत जो है वो जरूरी है और किसानों के चेहरे कहीं ना कहीं खिलाए हुए हैं। और पिछले कुछ 15 दिन से बात करें तो सर्दी की जो ज्यादा नहीं थी और लगातार नहीं पड़ रही थी, तो लेकिन अब किसान थोड़े से जो है वो खुश हुए। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी जो से गंभीर मौसम बदला है और पिछले 3-4 दिन से जो है वो काफी तेज ठंड पड़ रही है और जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम हुई है। और उसकी वजह से एक बड़ा कारण है कि सरसों और गेहूं के अंदर दूसरी जो सिंचाई का वक्त आ चुका है, जिसके चलते खेतों में सिंचाई होती है और जिससे आसपास के वातावरण में नमी बनती है और नमी जो आसमान में नहीं पहुंच पाते, तो जिसके चलते कहीं ना कहीं फोग जो बनता हुआ दिखाई देता है। अगर आप नेशनल हाईवे के खेतों के आसपास से किससे गुजरते तो आपको शायद डेंस फोग मिलेगा, लेकिन वही फोग जब आप शहरों में आ जाते तो उसमें थोड़ी सी कहीं ना कहीं कमी देखने को जरूर मिलती है। अगर हम तापमान की बात करें तो हरियाणा के अंदर जो है तापमान, अगर आज सुबह की बात करें तो 8 डिग्री से माफ कीजिएगा 2.1 डिग्री सेल्सियस से लेकर 11 डिग्री सेल्सियस के बीच में घूम रहा है। हिसार का तापमान पिछले 2 दिन से जो है सबसे न्यूनतम दर्ज किया गया। कल की बात करें तो कल हिसार में 2.4 डिग्री सेल्सियस जो है न्यूनतम टेम्परेचर सुबह 8:30 बजे का दर्ज किया गया। अगर आज की बात करें
तो आज 2.1 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है कहीं ना कहीं दर्ज किया गया और आप सीधे पर 0.3% की इसमें जो है गिरावट देखी गई। और मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में जो इसमें और गिरावट जो है कहीं ना कहीं देखी जाएगी और नया जो साल है वो धुंध और या फिर उसके हल्की फुल्की बारिश के बीच में कहीं ना कहीं लोगों को उसका जो है वो स्वागत जो है करना पड़ेगा। इसके अलावा आज के सबसे ज्यादा तापमान की बात करें तो ये मेवात का तापमान नीमू का जो है तापमान दर्ज किया गया 11.3 डिग्री सेल्सियस था। इसके अलावा हरियाणा के जो महेंद्रगढ़ है उसका 4 डिग्री सेल्सियस है, करनाल का 6 डिग्री सेल्सियस, भिवानी का 5.5 डिग्री सेल्सियस और जो गुरुग्राम का जो टेम्परेचर है वो 7.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि जींद का 5.3 और सिरसा का 6.7, सोनीपत का जो है वो 7.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो कह सकते हैं कि पूरा जो टेम्परेचर की बात करें तो उसके अंदर जो है वो काफी उतार चढ़ाव जो है वो देखने को जो है मिल रहा है। टेम्परेचर के अंदर मैक्सिमम 7 से 8 डिग्री टेम्परेचर तक का जो है एक वेरिएशन जो है वो देखने को मिल रहा है। मान लो अगर आज हिसार का टेम्परेचर 2.1 डिग्री सेल्सियस है तो अगर हम 3:30-4 बजे तक की बात करें तो अधिकतम तापमान जो है पहुंचेगा तो वो 10 या 11 डिग्री सेल्सियस पे हो जाएगा। और जो तापमान के अंदर कम तो लगातार ये जो विजिबिलिटी कम होती जा रही है इसको देखते हुए भिवानी में कार से स्कूल जो बस है वो भिड़ गई है, तो क्या इसका अपडेट है आपके पास? देखिए अंकिता अभी तो शायद इसके बारे में कुछ कहा नहीं जाएगा क्योंकि अभी कोई जानकारी है नहीं, लेकिन हाँ क्योंकि देखो अब धुंध का वक्त है, सरसों और गेहूं की जो फसल है इसमें सिंचाई कर दी जाती है। सिंचाई कर देने की वजह से कहीं ना कहीं हमारे साथ यज्ञदत्त शास्त्री भी हमारे साथ काफी समय से जुड़े हुए हैं। यज्ञदत्त, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या हरियाणा में मौसम का जो तापमान है अभी दर्ज किया जा रहा है और क्या स्थिति धरातल पर बनी हुई है? यज्ञदत्त जी, अंकिता जी, ये एक्चुअल में जो पहाड़ों पे बर्फबारी है उसका ही असर है। हरियाणा में 2-3 दिन से काफी सर्दी बढ़ गई है और ये धुंध की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम है, शून्यता जैसे गई है। आवागमन में लोगों को बड़ी परेशानी है। लोग अपने घरों में कोई जरूरी काम होता है तभी घर से बाहर निकलते हैं। आज ज्यादातर क्योंकि इसकी वजह से सर्दी बढ़ गई है। हालांकि जो दूध है इससे फसलों को फायदा होगा। गेहूं की फसल से किसानों में खुशी है कि दूध पड़ने से उनकी फसलों में इजाफा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग अपने कोई लगभग जो ज्यादा आवश्यक काम होते हैं उसीलिए बाहर निकलते हैं। दृश्यता शून्य है और जो इसकी गाड़ियों की रफ्तार है वो बड़ी धीमी हो गई है, बड़े धीमे के चलते हैं। कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं को अंजाम दिया जाए। कहीं ना कहीं आज आए दिन आप सुनते हो दुर्घटना, जैसा कि अभी बताया अपनी स्कूल वैन गिर गई है, तो प्रतिदिन इस प्रकार की जो दुर्घटनाएं हैं वो इस कोहरे की वजह से बढ़ रही है क्योंकि कुछ भी दिखाई नहीं देता, केवल अंधकार में है पूरा। जी अंकिता जी बने रहिए हमारे साथ, आपसे सवाल दोबारा लेंगे। ओपी शर्मा, मेरा सवाल आपसे है, अगर देखा जाए तो स्कूलों की छुट्टियां जो है वो 1 तारीख से होने वाली हैं, लेकिन अभी तक स्कूलों के समय में छुट्टी को लेकर अभी कोई और फैसला आया है या टाइमिंग में कोई बदलाव आया बच्चों के स्कूल की? ओपी शर्मा, क्योंकि अभी तक इस तरह से ऐसा कोई सरकार ने फैसला नहीं है। सरकार ने 1 से 15 जनवरी के बीच में जो छुट्टियों की जो है वो मतलब एक घोषणा की हुई है। अगर कई बार ऐसा भी होता है कि संबंधित जिला उपायुक्त जो होते हैं उनके पास भी जो एक डीएम के तौर पर पावर होती है, अगर उनको लगता है कि हालात ज्यादा खराब है तो वो कहीं ना कहीं वो छुट्टियां जो है वो कर देते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम नेशनल हाईवे दिल्ली से अगर हम चंडीगढ़ के नेशनल हाईवे का अगर ये तो छोड़ दे, क्योंकि ये इलाका भी एक तरह से धान का कटोरा भी कहा जाता है। यहाँ पर जिस तरीके से एक वाटर लेवल यमुना के जैसे ऊपर है तो इस इलाके में थोड़ी सी ज्यादा कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। लेकिन अगर हम बाकी हरियाणा की बात करें, खासकर जिस तरीके से आपने बताया कि भिवानी में एक एक्सीडेंट भी स्कूल बस का हुआ, तो मुझे नहीं लगता कि इतना भी मतलब डेथ फोग शायद दक्षिण हरियाणा में देखने को मिले जिससे मतलब एक्सीडेंट हो उसके कहीं ना कहीं ड्राइवर की लापरवाही या जल्दबाजी के चलते कहीं ना कहीं इस तरह की जो घटना पेश आई है। क्योंकि सुबह अगर आप 7 बजे 8 बजे अगर आप निकलते तो तब भी जो है 150 से 600 मीटर तक की विजिबिलिटी होती है। और अगर हम फोक की न्यूज की SOP की बात करें तो उसमें साफ तौर पर लिखा है कि हेडलाइट खुला कर निकले, गाड़ी धीरे चलाएं, सभी प्रिकॉशंस लेके चले। तो कहीं ना कहीं ड्राइवर
की एक सहमति मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं गलती रही हो सकता है कि सामने से भी आने वाला वाहन जल्दबाजी में हो, उसकी भी गलती हो सकती है, लेकिन इसमें अगर गलती हुई है तो ये मानवीय भूल की या मानवीय जल्दी कर्म के चलते कहीं ना कहीं ये जो है वो एक्सीडेंट संभवतः हुआ होगा। इसके अंदर हम लोग को तो जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते। जहां तक सोने की बात है तो ठीक है, प्रकृति साल में 3-4 बार अपना एक बार होकर रूप लेती है। बरसात भी इसी तरीके से आती है, गर्मी भी इसी तरीके से आती है और सर्दी भी इसी तरीके से आती है, तो उसके चलते कहीं ना कहीं मानव जीवन को तो प्रभावित नहीं किया जा सकता। हमें जो मौसम है उसके हिसाब से जो SOP बनाए हुए हैं तो उनका तो कहीं ना कहीं हमें जो है वो पालन करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये बात है कि सुबह 7 बजे पहले थोड़ा सा अंधेरा वगैरह जो होता है और उसके बाद जो डेंस फोग जो कहीं ना कहीं दिखाता है, लेकिन 7, 7:30, 8 बजे तक जैसे जैसे मौसम ऊपर उठता है तो कहीं ना कहीं इन एक्सीडेंट्स जो इस तरह की फोग की जो विजिबिलिटी है वो जो है बढ़ती जाती है। और आगे आगे आप जाएंगे तो अगर मैं चंडीगढ़ की ही बात करूँ, अभी करीबन 700 से 800 मीटर तक की जो है 11 बजे के आसपास विजिबिलिटी जो है होगी। जबकि चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ हिमाचल से लगता हुआ एक इलाका करीबन 30 किलोमीटर जाते ही यहाँ पे जो है आपको हिमाचल का बॉर्डर जो है वो शुरू हो जाएगा। कालका पिंजौर से ऊपर जैसे आप जाते हो तो जो है वो हिमाचल शुरू हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी 700-800 डिग्री मीटर की अगर विजिबिलिटी तो हो सकता है कि दीवाने में मुझे लगता है इससे ज्यादा की विजिबिलिटी कहीं ना कहीं संभवता हो सकती है। बाकी ठीक है, दुर्घटना हुई है लेकिन SOPs का तो हमें जो वो ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन एक बात है कि कहीं ना कहीं किसान इस सर्दी से फिलहाल जो खुश है और आने वाले हम ये मान सकते हैं कि आमतौर पर 15 जनवरी जो मकर संक्रांति पर जाता है तब तक जो है कहीं ना कहीं सर्दी का जो है वो इसी तरीके से जो प्रकोप कह दे वो जरूर जो है देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल ओपी शर्मा, जैसा कि आपने कहा कि 15 जनवरी तक जो मौसम है ये ऐसा ही बना रह सकता है और कड़ाके की ठंड भी पड़ने वाली है। तो शास्त्री जी, मेरा सवाल आपसे, अगर देखा जाए तो कड़ाके की ठंड से बचाव के लिए प्रशासन ने क्या इंतजाम अभी तक किए हैं? जी देखिए अंकिता जी, प्रशासन ने एडवाइजरी भी जारी की है और सड़कों पे जो है सफेद पट्टी भी लगाई गई है। मुख्यतः जो ये वाहनों को रिफ्लेक्टर लगाए इस प्रकार की हिदायतें की गई है और गाड़ी की रफ्तार को 10 दृश्यता शून्य है तो केवल 10 मीटर का बताया गया है कि इतनी देर में तो गाड़ी को आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते, उसको बड़ी धीरे धीरे से चलाएं, लाइट जला के रखें। ये सरकार के द्वारा बार बार एडवाइजरी दी गई है, इसका पालन करना होगा। कोई यदि आवश्यकता है तभी घर से बाहर निकले, आवश्यकता के अनुसार ही बाहर निकले और धीरे गाड़ी की बहुत ही धीरे धीरे चलाएं। इसलिए इस प्रकार की एडवाइजरी प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा दी जा रही है। जी अंकिता जी, बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। तो ओपी शर्मा, अगर देखा जाए तो मौसम में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, तो इस पर क्या स्वास्थ्य पर असर इसका पड़ने वाला है? क्योंकि देखा जाए तो एक दिन धूप निकलती है अचानक से, एक दिन विजिबिलिटी कम हो जाती है और दूसरे दिन फिर से मौसम जो है वो नॉर्मल हो जाता है, तो ऐसे में स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ने वाला है? देखिए अंकिता, ये मौसम का एक फिनोमिना है जिसको शायद अभी तक साइंटिस्ट भी पूरी तरीके से नहीं समझ पाए हैं। ये प्रकृति का अपना काम करने का जो कहीं ना कहीं तरीका है वो उसी तरीके से चलती है। हमारे साइंटिस्ट एक हद तक कहीं ना कहीं मौसम को लेकर जो है वो अपनी प्रिडिक्शन करने में कामयाब होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि 100% वो हर बार जो है वो सही है। जहाँ पे मौसम की बात है तो इन दिनों मतलब मानसून जाने के बाद उत्तर भारत में जो बारिश होती है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है कि जम्मू कश्मीर, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या ईरान के लगते हुए जो पहाड़ी इलाके होते हैं, इनके अंदर जब भी किसी तरह की हवाओं में कोई भी गड़बड़ होती है, हवाओं की जो है दिशा जब बदलती है तो उसके चलते हमारे खासकर उत्तर भारत, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और पश्चिमी यूपी की बात करने, आधे राजस्थान की बात कर ले तो इन इलाकों में जो मौसम जो कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि ईरान, पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर में जो हवाओं की दिशा बदलती है उसके हिसाब से ही कहीं ना कहीं मौसम बदलता है। आमतौर पर हमारे देश में सबसे ज्यादा जो बारिश होती है वो मानसून के जो सीजन में होते हैं, लेकिन मानसून जाने के बाद उत्तर भारत में जितनी भी बारिशें होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते होती है। ईरान के इलाके से लेकर भारत के जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान या अफगानिस्तान की जो पहाड़ियां हैं, जो उसकी पहाड़ियां हैं, इन सभी के अंदर जो भी मौसम में बदलाव होता है उसका इम्पैक्ट
पूरे उत्तर भारत पर खासकर पड़ता है। जम्मू कश्मीर की बात करने या फिर हिमाचल की बात करने तो जो बर्फबारी जो इसी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते ही होती है। ऊपरी पहाड़ी इलाकों की बात करने में तो ज्यादा ऊंचाई के इलाके हैं तो उनमें जो है आमतौर पर बर्फबारी ज्यादातर होती है। और जो निचले इलाके जैसे हरियाणा, पंजाब या लोअर हिमाचल है या फिर पश्चिमी यूपी है या लोअर उत्तराखंड है तो इन इलाकों में जो है वो बारिश होती है और उस बारिश के चलते ही हमारे यहाँ जो है ठंड बढ़ती है, लेकिन ऊपरी इलाकों में जो है लेकिन फिलहाल किसी तरह का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो नहीं दिखाई देता। एक कारण और जो इन दिनों सर्दी पड़ने का होता है कि अभी तक सूरज जो है अपनी दूरी के आसपास जो है पृथ्वी के जो पृथ्वी होती है सूरज के नजदीक होती है, लेकिन 15 तारीख से जो पृथ्वी या सूर्य पहले उनके बीच का जो गैप बढ़ने लग जाता है। क्योंकि आमतौर पर माना जाता है कि 23 दिसंबर या 24 दिसंबर को सबसे बड़ा जो है सबसे बड़ा दिन सीजन का मतलब सबसे बड़ा दिन माना जाता है कि उस दिन हो सकता है कि आप 6:30 बजे के आसपास जो है 6:15 बजे के आसपास दिन सकते। इसी तरीके से 23 या 24 जुलाई में जब मौसम सबसे बड़ा 23 जुलाई के बाद मौसम जो है धीरे धीरे मतलब छोटा होने लगता है और आज के बाद अब 25 तारीख आने के बाद अब दिन जो है बढ़ता चलेगा। मतलब आपको हर 2 मिनट 3 मिनट ज्यादा विजिबिलिटी महसूस होगी, लेकिन हमें विजिबिलिटी जिस तरह अब एक लंबे टाइम से धुंध का असर तो शायद हमें ये एहसास नहीं होता, लेकिन जैसे 10-15 जुलाई जनवरी के आसपास एक बार मौसम खुलेगा शाम को हमें पता लगेगा कि यार आज तो जो है थोड़ा सा जल्दी मतलब देर तक जो है दिन रहा है। इसी तरीके आप फरवरी मार्च में जाओगे तो आपको पता लगेगा। जी बिल्कुल। ओके शर्मा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। ये जगत शास्त्री हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शास्त्री जी, मेरा सवाल आपसे, लगातार जो कोहरा बढ़ता जा रहा है उस पर अगर देखा जाए तो घने कोहरे का सड़क और यातायात पर क्या असर पड़ रहा है? जी अंकिता जी, जैसा कि आपको पता है दृश्यता बड़ी शून्य है, यातायात तो प्रभावित है ही है, लेकिन ये है कि आम जो जनजीवन है वो भी अस्त व्यस्त है और ये कि जो शून्यता है उसकी वजह से दिखाई बहुत कम दे रहा है। केवल 10 मीटर का ही वो शून्यता है, दृश्यता है केवल 10 मीटर की, इसलिए कोई न कोई दुर्घटना की संभावना रहती है। इसलिए यातायात प्रभावित है। जो भी चल रहे कि अपने गंतव्य में बहुत ही काफी जो समय है पूरा दिन लग जाता है उनको अपने गंतव्य में पहुंचने में। इसलिए ये है कि कोई सरकार के द्वारा एडवाइजरी दी गई है कि अगर जाना है तो कोई आवश्यक है तभी आप घर से बाहर निकले, अन्यथा कि ये जितनी भी गाड़ियां हैं वाहन इत्यादि बहुत ही धीरे कभी कोई ना कोई दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। ये अंकिता जी, अगर देखा जाए रैन बसेरों की अगर बात की जाए तो अलाप की व्यवस्था जमीन स्तर पर कैसी स्थिति बनी हुई है रैन बसेरों की? जी, इस क्षेत्र में रैन बसेरा तो काफी समय पहले बनाया गया था, लेकिन ये है कि रैन बसेरा की जो जब इसका मौसम होता है तो प्रशासन ने अस्थायी व्यवस्था की गई है। अस्थायी व्यवस्था की जैसे कोई धर्मशाला इत्यादि में उनके ठहरने के अस्थायी प्रबंध किए गए हैं। जो यहाँ पे रैन बसेरा बनाया गया था इसमें फिलहाल थाना चल रहा है, लेकिन जितनी भी ये धर्मशाला इत्यादि है कईयों को मजबूरन सड़क पे ही रहना पड़ता है यात्री, क्योंकि एक धार्मिक स्थान है तो ये यात्रियों को कई बार सड़क पे ही सोना पड़ता खुले में। लेकिन प्रशासन के द्वारा अभी तक रैन बसेरा की पूर्ण व्यवस्था नहीं की गई है। जी, अगर देखा जाए तो लगातार मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में जो आने वाला दिन है उनमें तापमान कितना और गिर सकता है? जैसे मौसम विभाग के द्वारा बताया गया कि अभी तक ना तो बारिश की संभावनाएं है, जो सर्दी है या कोहरा बढ़ने की संभावना है। जिस प्रकार 2-3 दिन से लगातार मौसम में परिवर्तन आ रहा है, बढ़ रहा है, तो अभी तक कोई संभावना नहीं है कि इससे कोई राहत मिले। जी बिल्कुल। शास्त्री जी, आपसे ये सवाल भी है कि अगर देखा जाए तो अस्पतालों की क्या स्थिति बनी हुई है और अस्पताल में किस तरह के मरीज जो हैं वो पहुंच रहे हैं? जी, वैसे तो सरकारी जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा पहले इसकी व्यवस्था की गई है, क्योंकि सर्दी के दिनों में इस मौसम के ज्यादातर कफ इत्यादि जो कान इत्यादि के जो मरीज आते हैं उनके लिए पूर्णतया औषधियों का प्रबंध किया गया है। स्वास्थ्य विभाग इस प्रकार पहले इन दिनों के अंदर पूरी प्रबंध कर देता है। कोई भी मतलब जिस प्रकार के कोई भी मरीज है उनके लिए पूर्ण सुविधाएं स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई है। और अगर देखा जाए ग्रामीणों की अगर बात करें, किसानों की बात करें तो मौसम की मार जो है वो लगातार हर किसी पर पड़ रही है, तो किसानों की क्या स्थिति भी बनी हुई है और अगर देखा जाए तो फसल के लिए मौसम कितना किफायती साबित होगा?
जी देखिए, ये किसानों की फसलों को जो गेहूं है उसको लगभग लाभ है इससे, लेकिन जो छोटे किसान है सब्जी वगैरह उनके लिए नुकसानदायक है। इसलिए किसान अपनी जो गेहूं की फसल पैदावार को जो बढ़ेगी उसको देख करके किसान वर्ग खुश है। जी, अगर देखा जाए तो किसानों की बात, जैसे कि आपने कहा कि फसलों को थोड़ा जो है वो सब्जियों में नुकसान हो सकता है, तो क्या महंगाई की अगर हम बात करें तो क्या महंगाई बढ़ सकती है आने वाले समय में मौसम को देखते हुए? जी देखिए, इस मौसम की वजह से जो व्यापारी वर्ग है, जो किसान वर्ग है, या जो भी सामान्य भी वर्ग है, काम तो इससे प्रभावित होगा, क्योंकि जो मजदूर वर्ग है वो कहीं ना कहीं इस प्रकार इस ऐसे मौसम में काम करने से वंचित होगी। मजबूरन उनको अपने घर पे जाना पड़ता है, कहीं ना कहीं उनका काम भी इससे प्रभावित होता है। छोटे व्यापारियों का व्यापार भी प्रभावित है। जनजीवन जब अस्त व्यस्त होगा तो सारे कार्य प्रभावित होते हैं पिताजी से। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार हरियाणा में घना कोहरा छाया हुआ है सुबह से। अगर देखा जाए तो सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, भिवानी, फतेहाबाद समेत करीब दर्जन भर जिलों में विजिबिलिटी जो है वो लगभग 0 है। तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि विजिबिलिटी जो है वो 20 मीटर तक की है और लगातार 0 विजिबिलिटी भी दर्ज की गई, जिस दौरान तमाम तरह के हादसे जो हैं वो लगातार हो रहे हैं। इस दौरान लगातार प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है, लोगों से अपील की जा रही है कि धीमी गति में वाहन चलाएं और हो सके तो सुबह और शाम के समय ड्राइव करने से बचें। खराब मौसम और विजिबिलिटी को देखते हुए सीएम सैनी ने भी अपने शेड्यूल में बदलाव किया है। आज अगर बात करें, सोनीपत में उद्योगपतियों के साथ मीटिंग करने वाले थे, लेकिन अब इस प्रोग्राम को कैंसिल भी किया गया है। पहले शेड्यूल के मुताबिक सीएम सैनी सुबह 9 बजे हेलीकॉप्टर से सोनीपत पहुंचने वाले थे। इसके बाद सड़क मार्ग से उन्हें खरखोदा जाना था, जहां उनकी मीटिंग थी, और इस दौरान धुंध में हवाई सफर मुश्किल होता है, इसलिए अब चंडीगढ़ में ही रहकर अपने दूसरे काम जो है वो निपटाएंगे। ऐसे में अलर्ट वाले जिलों में वाहनों को लाइट जलाकर और धीमी गति से चलाने की एडवाइजरी जारी की गई है। भिवानी में भगत सिंह चौक के पास धुंध की वजह से एक निजी स्कूल की बस और कार में टक्कर भी हो गई है। हालांकि इसमें किसी को भी चोट नहीं पहुंची है। गाड़ियों की रफ्तार धीमी होने से ये बड़ा हादसा टल गया है। वहीं कैथल के कलायत में दिल्ली कटरा हाईवे पर 2 ट्रक आपस में टकरा गए हैं और इसके पीछे एक ट्रक ने दूसरे ट्रकर को पीछे से टक्कर मार दी। इससे पीछे के ट्रक में ड्राइवर जो है काफी देर तक फंसा रहा, उसे पुलिस ने आकर निकाला। ये जो स्थिति है वो लगातार बनी हुई है। प्रदेश के कई जिलों में कोहरा रात को छाने लगा था। सुबह होते होते ये गहराता गया। सुबह विजिबिलिटी 0 से 20 मीटर तक रही और इसके साथ ही शीतलहर की चेतावनी भी जारी की गई। घने कोहरे का असर उत्तरी हरियाणा जीटी रोड बेल्ट के हिस्सारों में ज्यादा दिखाई दिया। जीटी रोड बेल्ट के जिलों में पंचकुला में, अंबाला, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत में घना कोहरा है। अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल और कैथल में कोहरे का ज्यादा असर देखने को मिला है। हरियाणा के हिसार का न्यूनतम तापमान आज 2.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।